बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक खबर देता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने एक दावा किया। उनका दावा यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नए इंतखाबात की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहरील करने के लिए तैयार है, जबकि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े भी दे सकती है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगर ये फ़ैसला करना है तो ये बड़ा समझ बूझ के करना पड़ेगा, और आज ही के दिन में हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किस तरह ये आमादगी की है। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको आखिरी पत्ते के तौर पे इस्तेमाल करेगी, और उस वक्त जब पाकिस्तान में बिल्कुल इंतखाबात का पूरा माहौल बन जाएगा तब वो ये करेगी। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब ये कार्ड खेला था तो वो अपनी दो सूबाई हुकूमतें गंवाने के बाद इलेक्शन नहीं करवा पाए। 1 साल तक निगरान हुकूमतें चलती रहीं और उन्होंने जुल्म और बर्बरियत के रिकॉर्ड लगा दिए। अभी तो कम से कम इनके पास खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है, और पहले इन्होंने दोनों हुकूमतें अपनी गंवा दी थी। इसके अलावा कौमी असम्बली से जब इस्तीफ़े दिए थे तो उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था, और पहले तो ये बाहर निकलना चाह रहे थे, कबूल नहीं हो रहे थे, बाद में ये अंदर जाना चाह रहे थे। तो एक अजीब सिचुएशन बन गई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इससे बहुत कुछ सीखा है। फजलुर रहमान साहब अगर उन्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ चंद सीटों की कुर्बानी देनी है, और तहरीक-ए-इंसाफ ने 100 से ज़्यादा इस्तीफ़े देने हैं। बड़ी लंबे चौड़े उनके इस्तीफ़े हो जाएंगे, और एक बड़ी जमात है वो, और अभी उनके पास चांस भी है कि वो ट्रिब्यूनल के ज़रिए से वापस इक़्तिदार में आ जाए। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में आ सकती है। कैसे आ सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आई। मैंने खैर ख्वाही में ही कहा था कि हुकूमत ना लें। उन्होंने कहा मुल्क में अमन व अमान और मुस्तहकम मईशत चाहते हैं, जिसके लिए किरदार अदा करेंगे। फजलुर रहमान ने कहा कि नए इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप का तसव्वुर ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल वो उनका अपना एक फार्मूला है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुल्क किसी मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब मज़ीद किसी एडवेंचर का कोई मौका नहीं है। कोई क्या सराई भी ना करे इसके बारे में। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वहाँ मंजिल नहीं है। ये इदारों और पार्लियामेंट को लौंडी, जबकि अवामी नुमाइंदगान को मुलाजिम बनाना चाहते हैं। हम फ़ौज को सही रास्ते पर मजबूत देखना चाहते हैं। फ़ौज इलेक्शन से लाताल्लुक़ हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौम 2001 से अमन की तलाश में है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से इनको मौके मिलते हैं। मैंने इमरान खान के बारे में कहा था कि उनसे मुकाबला मैदान में होना चाहिए। बहरहाल ये फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है। इसकी तफसीलात आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। लेकिन जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि जो बात की बुशरा बीबी ने, देखिए बुशरा बीबी ने ये बात क्यों की। वो साबिक खातून अव्वल हैं और बड़े अरसे से खामोश हैं, वो ज़्यादातर बात नहीं करती। लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया। फिर इसी तरह मैन हैंडलिंग की गई, बुशरा बीबी ने कहा मेरे साथ भी। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हम नहीं बताना चाहते थे, आज हम इसलिए बता रहे हैं कि उनके ख़तरात और ख़दशात बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह से शिकवा किया कि जैसे जो बाहर मौजूद लोग हैं वो इमरान खान के लिए उतनी एफ़र्ट नहीं कर रहे जितनी एफ़र्ट होनी चाहिए। दूसरा उनका नुक्ता नज़र ये था कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है जिसको बताया भी नहीं जा रहा, और इमरान खान साहब अपने साथ होने वाली ज़्यादती इसलिए नहीं बताते कि उन्हें लगता है कि लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे या इससे उनकी कमज़ोरी साबित होगी। नॉर्मली जो है वो पाकिस्तान में लोग रोला डाल देते हैं, इमरान खान साहब ने आज तक नहीं डाला। कल भी जो लोग इमरान खान साहब को मिले हैं उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब बड़े हशाश बशाश, बड़े तगड़े लुक के अंदर नज़र आ रहे थे। जो साफ़ी मिल के आए उनसे भी मेरी बात हुई, जो लीडर्स मिलकर आए उनसे भी मेरी बात हुई। सारे के सारे ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े टफ़ नज़र आ रहे हैं और वो बड़ा टफ़ टाइम देने जा रहे हैं, और बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं जिस्मानी तौर पर, आसाबी तौर पर। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। लेकिन बुशरा बीबी ये क्यों कह रही हैं? देखिए, बुशरा बीबी इसलिए कह रही हैं कि उन्हें अब ये ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया है कि कहीं इमरान खान साहब की जान को ख़तरा तो नहीं है, या ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं ये तो अपने आप को कंफर्टेबल कर चुके हैं, ये तो जाकर प्रॉपर अपोजिशन के अंदर बैठ गए हैं, हुकूमत को पूरा हुकूमत चलाने का मौका दे रहे हैं। जब इन्हें कहा जाता है जलसा करो तो ये कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। पंजाब के अंदर कोई क़यादत निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके जो खदशात हैं या उनके जो गिले हैं वो इसलिए भी जायज़ है कि आप गौर कीजिए कि मेंबर कौमी असम्बली गायब हो गए। अमीर सुल्तान साहबजादा अमीर सुल्तान जंग से वो गायब हो गए और उनको अगवा कर दिया गया, जबरी तौर पे उन्हें गुमशुदा किया गया, नामालूम मकाम पे उनको मुंतकिल कर दिया गया। फिर वो वापस आ गए 4-5 दिन के बाद। लेकिन इस बीच में जो बाकी MNAs हैं
उनकी तादाद तो लगभग 80-90 के करीब है, ठीक ठाक तादाद है इनकी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारे इकट्ठे होकर जा सकते थे, ये उनकी तस्वीरें उठाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट कर सकते थे कि पूरी दुनिया के अंदर वो छप जाता, ये आलमी सतह पे इशू उठा सकते थे, लेकिन किसी ने कुछ किया ही नहीं। यानी बहुत नॉर्मल लिया इस चीज़ को। अभी 12 बंदे गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 12 अहम कारकुनान गिरफ्तार हो गए। उन सबका ताल्लुक सोशल मीडिया या उनकी मीडिया टीम के साथ है। अच्छा, ये गिरफ्तार नहीं हुए, ये लगभग गायब हो गए सारे बंदे। अब 12 के करीब बंदे गालिबन इनके गायब हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, और तहरीक-ए-इंसाफ आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। यानी वो रूटीन के अंदर टॉक शोज़ में जा रहे हैं, रूटीन के अंदर जो है वो अपने सेशंस अटेंड कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें वो रूटीन के अंदर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, कोई भी इस किस्म का इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट नहीं किया। अब एक खातून जो है वो इस्लामाबाद से रिहाई उनकी हुई है, सनम जावेद की, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई ऐसा सच रोल नहीं है। मैं सुन रहा था सिद्दीक जान ने भी ऐसे ही शिकवा किया, वो तो वकला का काम है। लेकिन मामला ये है कि पार्टी किधर है? पार्टी एक्चुअली एक दूसरे के साथ भी खड़ी नहीं हो रही। अगर इस पार्टी में एक बंदे के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, बाकी सारे उसके साथ खड़े नहीं होते। तो इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, उसके खिलाफ पार्टी कैसे खड़ी होगी और क्या वो ठीक तरीके से खड़ी है? तो याद रखिएगा कि इमरान खान के अंदर रहने के पीछे कुछ हद तक इनकी पार्टी की सुस्ती भी है, और ये बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं एक्टिवली, अदालतों के अंदर, मुख्तलिफ ऐवानों के अंदर सेमिनार्स करवा सकते हैं, आलमी सतह पे आवाज़ उठा सकते हैं, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर जो है वो गैर मुल्की सफ़ीरों को मिल सकते हैं, सहाफ़ियों के अंदर जाके बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ सेशंस अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही। हालांकि एक सूबे में इनकी हुकूमत भी है, लेकिन वहाँ से सिर्फ स्टेटमेंट आता है, उसके अलावा हम कोई चीज़ें होती हुई नहीं देख रही। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग बाहर हैं, उनकी एफर्ट के ऊपर अगर बुशरा बीबी शक कर रही हैं या उन्हें लग रहा है कि नहीं ये यानी उनके गिले और शिकवे हैं, तो वो बिल्कुल जायज़ नौइयत के हैं। और मेरे ख्याल में पार्टी को दोबारा से सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इस तरह वो पार्टी को बचा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो इमरान खान के बाद तो देयर इज़ नो पार्टी, सिंपल तो ये है। नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं चाहता हूँ स्टेटमेंट के ऊपर ज़रूर बात करूँ मैं, क्योंकि मियाँ साहब हर थोड़े दिन बाद ऐसा शो करते हैं जैसे वो अपोजिशन में, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान में अवाम के साथ सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हुआ है अवाम के दुख और दर्द में, और शो करना चाहता है कि वो नवाज शरीफ है और बाकी सारे अवाम के दुश्मन हैं। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, ये सारे अवाम के दुश्मन हैं और एक अवाम का हमदर्द है नवाज शरीफ। वो थोड़े दिन बाद एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जनाब कि जैसे मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ और बाकी सारे अवाम के खिलाफ खड़े। अब देखें, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म की, बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। तो मियाँ साहब, आपके दौर में जो आपने लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए फार्मूला अपनाया है ना, पाकिस्तानी आज तक कानों को हाथ लगा रहे हैं। बिजली तो आज भी पाकिस्तानियों को पूरी दी जा सकती है, लेकिन उसका बिल कौन देगा, पैसे कौन भरेगा? ये जो IPPs की जेब के अंदर पैसा जाता है, सबसे ज़्यादा गुनाहगार आप और पीपल्स पार्टी है मियाँ साहब। परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी इसमें हिस्सा है कुछ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और आपने मिलकर IPPs के महंगे तरीन मनसूबे इस मुल्क में लगाए हैं। आज नाज़रीन, जितने रुपए का आप यूनिट खरीदते हैं ना, एक्चुअली जो बिजली की कीमत है उतने पैसे और उससे ज़्यादा उतने और, यानी अगर आप 1 रुपए की बिजली खरीदते हैं तो 2 रुपए उसके ऊपर आप, यानी 3 रुपए आप पे करते हैं। बिजली आपको मिलती है 1 रुपए की और उसके ऊपर 2 रुपए आप देते हैं बिजली के पैसों के अलावा जो आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। इस तरह से आपसे बिजली के बिल लिए जा रहे हैं, आपका खून नचोड़ा जा रहा है। और ये पैसे सियासतदानों के, ये पैसे कुछ हुकूमत के बने हुए हैं, कुछ जो है IPP सियासतदानों के, 40 खानदानों के लगभग ये सारे IPPs हैं, 48 IPPs हैं। तो ये बाकी जो है कुछ हुकूमत के हैं, 52 के करीब, 52% और 48%, ऐसे इनका फ़र्क है। तो 48% जो IPPs हैं, यानी ये सारे के सारे सियासतदानों के या बड़े लोगों के या एलीट क्लास के हैं, और वो उसके अंदर से पैसा निचोड़ के आपकी जेबों से अपने घर ले जाते हैं। बिजली आप इस्तेमाल करते हैं 1 रुपए की, बिल आपको आना चाहिए 1 रुपया, लेकिन बिल आपको आता है 3 रुपया, वो 2 रुपये आप दे रहे होते हैं, वो पैसे जो बिजली कभी बनी ही नहीं। तो ये नवाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की है आपके ऊपर, जरदारी साहब ने की है आपके ऊपर ये मेहरबानी। इन 2 जमातों ने मिलकर ये गुनाह कबीरा किया पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। और आज वो कहते हैं कि हमने बिजली बनाई थी, बिजली की कैपेसिटी ले गए 43,000 मेगावाट तक, और बिजली सप्लाई करने की कैपेसिटी है सिर्फ 22,000 मेगावाट।
ऐसी मनसूबाबंदी पे ही फिटे मुंह। एक पागल आदमी को भी पता है कि भाई मेरे पास सप्लाई देने के लिए तार जो मौजूद है उसमें से बिजली गुजर सकती है 22,000 और मैं खरीद बैठा हूं 43,000 और 22,000 मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, 43,000 मैं खरीद चुका हूं। तो वो जो ऊपर वाली है उसके पैसे किसने देने हैं भाई? 21,000 मेगावाट के ऊपर के पैसे किसने देने हैं? और फिर जो आईपीबीज लगाए हुए हैं वो कभी अपनी पूरी ताकत पे चलते ही नहीं है, वो बंद पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। उनकी कैपेसिटी पेमेंट हम अपनी जेब से पे करते जा रहे हैं। इस तरह वो लोग अरबों खरबोंपति बनते जा रहे हैं और पाकिस्तानी गरीब होते जा रहे हैं। ये किया नवाज शरीफ ने। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ थे। मैं पूछता हूं इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? यानी इनका नुक्ता नजर यह है कि पीटीआई जनाब उसके अंदर पटिशनर मेन थी नहीं, तो पीटीआई को सीटें वापस क्यों मिल गई? और भाई पीटीआई को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? लोगों ने तो पीटीआई को वोट डाला। मियां साहब आपको नहीं पता कि लोग किसको वोट डाल रहे थे? आपने पूरा इलेक्शन इमरान खान के खिलाफ लड़ा है, लोगों ने वोट इमरान खान को डाला है, आपने उसका बल्ले का निशान छीन लिया कादी साहब के साथ मिलके, उसको जो निशान मिला लोगों ने उसके ऊपर भी वोट डाल दिया। सब जानते हैं कि ये वोट इमरान खान का था, मखसूस नशिस्तें उसकी है। लेकिन मियां साहब को ना हमेशा से मुफ्त के माल की आदत है, उंगली पकड़ के चलने की आदत है, गोद में उठा के इक़्तिदार की सैर करवाई जाए, मियां साहब को इस बात की आदत है। हमेशा इन्होंने महंगे मंसूबे लगाए जिससे मईशत का इन्होंने हमेशा नुकसान किया है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्होंने कभी काम नहीं किया। हमेशा काम करते हैं, मेगा प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसमें से कमीशन निकलते हैं। इस तरह की मियां साहब की आदत है। और अब इन्होंने शुरू कर दिया मुझे क्यों निकाला पार्ट 2। याद रखिएगा नवाज शरीफ साहब अब एक बयानिया बनाने जा रहे हैं। नादरीन मैं आपको पहले बता रहा हूं, मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 अब आप सुनेंगे। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज ने पहले ही कह दिया हम 5 साल पूरे करेंगे। आप समझ गए क्यों? आनी आतों से निपटेंगे, इंज कर देंगे, उंज कर देंगे। धमकियां लगाई हैं, वो इसलिए लगाई हैं कि उनको नजर आ रहा है कि हुकूमत अब जा रही है, टाटा बाय बाय हो रहा है इनका। नवाज शरीफ साहब फ्रस्ट्रेशन में है। जावेद लतीफ पहले दिन से बेचारा यही हर जगह पे रोना रो रहा है कि हम भाई फंस गए, हम गए। ख्वाजा आसिफ ने कहना शुरू कर दिया कि 8 फरवरी का इलेक्शन तो कल खत्म हो जाएगा। ये सारे जो चीखे मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा कुछ लोग तो चुप करके पैसा बना रहे हैं, वो तो जो बहुत ज्यादा पहले मीडिया पे आते थे अब वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। कुछ लोग आदमी और औरतें चुप करके कंबल लपेट के पैसा बना रहे हैं, धड़ाधड़ पैसा बना रहे हैं। और उनको ये पता है कि ये हुकूमत भाई एक चांस लगा हुआ है, एक दाव है, जितना पैसा बना के निकाल सकते हो निकाल लो, इसके बाद मौका नहीं मिलना, क्योंकि अवाम ने अब हमारी बारी नहीं आने देनी। ये हालात हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बाजमात रोना शुरू कर दिया है। पहले ये एक एक करके रो रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बाजमात रो रहे हैं कि जनाब हम बढ़ गए, हमारा काम खत्म हो गया और ये हमसे हुकूमत छिन जाएगी। मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। उसका रीजन है, देखिए मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं कि 2 फैसलों पे ये पूरी हुकूमत टिकी है। एक मैं आपको कहता था मखसूस नशिस्तों वाला फैसला और दूसरा मैं आपको कहता था कि ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला। ये 2 चीज़ों के ऊपर पूरी की पूरी हुकूमत टिकी है। तो ये जो मामला है ना मखसूस नशिस्तों वाला, वो तो आ गया फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। और अब अगर अब ये रिव्यू में जाएंगे भी तो वही 13 जज बैठ के सुनेंगे जिन्होंने पहले इसको बड़ा तफसीली सुना है। और जो रिव्यू होता है ना वो 1-2 दिन में निमट जाता होता है, लंबा टाइम होता ही नहीं। तो उन 8 जजेस की राय कैसे तब्दील होगी, 2 जजेस को कैसे काबू किया जाएगा, इसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। लेकिन सितंबर के दूसरे हफ्ते तक पुलों के नीचे से बहुत पानी निकल गया होगा तो ये तो कोई सोचे भी ना कि ये सीटें वापस मिल जाएंगी। क्योंकि अगर ये सीटें वापस कादी साहब को मिल गई, कादी साहब को मैं इसलिए कह रहा हूं कि कादी साहब की मंशा के मुताबिक अगर ये फैसला आ गया तो याद रखिएगा फिर कादी साहब 3 साल नहीं जाते। कादी साहब फिर यहीं बैठ जाएंगे एक्सटेंशन लेकर और ये हुकूमत उनके जरिए से हर वो काम करेगी जो ये अब तक करती चली आ रही है। और जज साहिबान भी शायद ऐसा नहीं चाहेंगे, लिहाजा इसमें से एक आधा जज तोड़ना शायद मुमकिन हो जाए, 2 जज इकट्ठे तोड़ना शायद मुमकिन नहीं है। ये फैसला पहले 5-8 से आ गया, दोबारा 7-6 से आ जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक तो ये है, ये तो फैसला आ चुका है। दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, इसमें कानून तब्दील करने की भी कोशिश की जा रही है कि हमारी मर्जी के मुताबिक रिटायर्ड जज जो है वो ट्रिब्यूनल में घुसा दिया जाए और उनको लगा दिया जाए। वजह यह है कि जब रिटायर्ड जज लगेंगे तो वो हम अपनी मर्जी के लगाएंगे, जैसे अभी एडहॉक जजेस लाए गए हैं, तो हम उनके जरिए से भी ट्रिब्यूनल के अंदर मामलात को मैनिपुलेट करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि हमारी सीटें बच जाएं। अब मामला यह है कि इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं उसके ऊपर ट्रिब्यूनल अपना फैसला करने के करीब पहुंचा हुआ है और वहां पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने इस मामले को पेंड किया हुआ है, रोका हुआ है, अभी फिलहाल स्टे दिया हुआ है।
इसी तरह बाकी पाकिस्तान में कादी फायदी साहब के पास केस लगा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस अपने मुअज़्ज़िज़ साथी जजेस के साथ खड़ी हो गई हैं और उन्होंने कहा जी मेरे 8 जजेस पे मुझे पूरा एतमाद है और एतबार है, मैं उन्हें तब्दील नहीं करूंगी, एक को भी, वो जो काम कर रहे हैं ट्रिब्यूनल में वही काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को दिया उन्होंने साफ और चिट्टा जवाब। अब कादी फायदी साहब के कोर्ट में बॉल है कि वो क्या करते हैं। कादी साहब इसको कब तक रोक सकते हैं? मैक्सिमम अक्टूबर तक, जब तक वो रिटायर नहीं होंगे। जैसे ही वो रिटायर होंगे तो फिर क्या होगा? देखें, ये पत्तों की तरह झड़ेंगी जाली फार्म 47 के ऊपर ली हुई सीटें। इसके साथ होना क्या है जरा ये आप गौर कर लीजिए। जो सीटें फौरन चली जाएंगी, पीटीआई के बकौल उनसे 90 सीटें छीनी गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लगभग इतनी सीटें हैं और जब मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलेंगी तो वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में बन जाएंगे। उनको अगर उनकी जीती हुई सीटों में से आधी भी वापस मिल गई ना तो वो सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेंगे। 2/3 अक्सरियत तो नहीं मिलेगी, लेकिन फौरी तौर पर वो अकेले सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाएगी। कैसे? जो बड़ी बड़ी सीटें खतरे में, जरा ये देख लीजिए आप। एक तो नवाज शरीफ साहब खुद खतरे में है, मरियम नवाज की सीट हार चुकी है, खतरे में है। हमजा शहबाज, ओन चौधरी, अता तारड़, अली परवेज मलिक, अलीम खान, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, ये लाहौर के खोकर बरादरान, ये सारे इलेक्शन हारे हुए हैं। ये सब इलेक्शन हारे हुए हैं। 13 सीटें रावलपिंडी की हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रू आउट जीती। 13 सीटें, एक भी नहीं हारी रावलपिंडी डिवीजन की, एक भी सीट नहीं हारी। उसके बाद 3 सीटें इस्लामाबाद की, तीनों पीटीआई जीती है। कैसरा इलाही साहब अपनी सीट जीती है। मेजर ताहिर सादिक, उनकी बेटी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे, वो सीटें हारे हुए हैं, उनको भी जाली फार्म के ऊपर जिताया हुआ है, वहां से भी सीटें वापस हो जाएंगी। तो ये तो मशहूर सीटें मैं आपको बता रहा हूं और ये मशहूर सीटें तकरीबन 25 के करीब बनती हैं, 25 से ज्यादा है, बल्कि 25-30 सीटें ये बनती हैं। तो जब आप सारी सीटें इकट्ठी करेंगे, अगर पीटीआई ने 90 वापस ना भी ली और अपनी 90 में से वो 45-40 भी वापस ले गए ना तो वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना लेंगे। उसकी एक वजह है, जितनी सीटें वो जीतेंगे ना उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें उनको मिलती चली जाएंगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रिब्यूनल्स के जरिए से जितनी सीटें अपनी वापस लेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी सीटें उनको वापस मिलेंगी उतनी ही सीटों के हिसाब से, उसी तनासुब से उनको मखसूस नशिस्तें मिलती जाएंगी और जिनकी वो सीटें जाएंगी उनसे वो मखसूस नशिस्तें छिनती जाएंगी। ये भी होगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये पूरा इलेक्शन भी कलअदम हो सकता है। यानी ये केस है 8 फरवरी का 2024 के इलेक्शन का। अब इस इलेक्शन के केस को सुप्रीम कोर्ट में तो आना है और बहुत मुमकिन है इसके ऊपर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बैठ जाए। अगर लार्जर बेंच बना भी तो ये दोबारा अपील में जाएंगे, फुल कोर्ट के अंदर उसको लेकर जाएंगे। अगर इसके ऊपर फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बैठ जाता है तो याद रखिएगा कि पीटीआई, जमात इस्लामी, JUIF, ANP, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, GDA और बहुत सारी और पार्टियां, ये सारे के सारे जाके कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये इलेक्शन गलत हुआ, इसके अंदर ज्यादती हुई और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, वो फैसला इस बात को साबित भी कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह के ऊपर इलेक्शन करवा दिया एक फैसले की। तो ये इलेक्शन कलअदम हो जाएगा और दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना पड़ सकता है। इस सिचुएशन पे हम बाद में भी बात करेंगे, खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त मेरे पास कलील है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।